नमस्कार मित्रों, एवीएम के मॉक टेस्ट 4 में आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉड्यूल ए यानी स्टैटिस्टिक्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जो उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे। सभी प्रकार से आपको एक्सपोजर दिया जाएगा, जिससे ये सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, इस पे कंसेप्ट आ चुका है। हमारा मेन मकसद है कि आपको मैं कंसेप्ट समझा दूं, ताकि किसी भी प्रकार का सवाल क्यों ना आए, आप उसको कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। आ रहा है इस क्वेश्चन में कि एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लास इंटरवल इज करेक्ट। ऑप्शन ए है इन एक्सक्लूसिव टाइप that is 10 to 20 the upper limit 20 is included in the interval while the lower limit is excluded। तो देखिए चारों अलग अलग कंसेप्ट पे कुछ सवाल होंगे। फिर ऑप्शन बी कर रहा है कि एन इंक्लूसिव टाइप एक्सक्लूड बोथ द लोअर एंड द अपर while tallying the frequency। ऑप्शन सी कर रहा है कि द वैल्यू 15 would be counted in the exclusive interval 10 to 15 but excluded from 15 to 20। और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो कि कह रहा है कि इंक्लूसिव इंटरवल इंश्योर बोथ लिमिट आर काउंटेड विद इन द सेम इंटरवल। कौन सा सही है ये आपको बताना है, राइट। तो देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, क्या लगता है आपको? आपने सोचा इसका आंसर? ठीक है, इसका सही जवाब मैं आपको समझा देता हूँ, आपने जरूर सोच लिया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्यों ऑप्शन नंबर डी सही है, समझिए। इंक्लूसिव का मतलब जब हम कहते हैं ना क्लास इंटरवल 70 to 79, जब हम बोलते हैं कि क्लास इंटरवल 70 to 79 इंक्लूसिव है, इसका मतलब यह है कि दोनों वैल्यू, चाहे वो 70 हो या वो 79 हो, राइट, तो दोनों वैल्यू को इस क्लास में हम लोग इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स 70 है या किसी स्टूडेंट का मार्क्स 79 है, राइट, तो दोनों काउंट होंगे 70 to 79 वाले ग्रुप में। तो किसी का मान लीजिए मार्क्स 70 है या किसी का मार्क्स 79 है, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा इस वाले ग्रुप में गया। अच्छा, अब सवाल है कि ए क्यों गलत है, ए को समझिए। देखिए एक्सक्लूसिव टाइप जैसे कि आपका 10 to 20 इन्होंने दिया है ना, तो 10 to 20 में क्या होता है कि अपर लिमिट को ये कह रहे हैं कि इंक्लूड करते हैं, यही गलत है। अपर लिमिट को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है समझने का प्रयास कीजिए। एक्सक्लूसिव का मतलब सिंपल सा यही होता है कि जो हमारा लोअर लिमिट है, जो लोअर लिमिट है उसको तो इंक्लूड करेंगे, लेकिन जो अपर लिमिट है, जो हमारा अपर लिमिट है उसको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। ये ध्यान रखना है, लोअर लिमिट विल बी इंक्लूडेड व्हाइल अपर लिमिट विल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि 10 से 20 है, मैं एग्जांपल लेके भी समझा देता हूँ आपको, एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होगा आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि 10 से 20 है, तो 10 से 20 का मतलब कि 10 से स्टार्ट होगा, 10 भी आएगा, राइट, लेकिन 20 नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जैसे मान लीजिए कि 19.9 तक तो अलाउड है, 20 चला जाएगा नेक्स्ट इंटरवल में। 20 कहाँ चला जाएगा? 20 चला जाएगा 20 to 30। यही मतलब होता है एक्सक्लूसिव का, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। अब बी क्यों गलत है? तो कह रहा है कि इंक्लूसिव में एक्सक्लूड बोथ द लोअर आर, ये तो गलत कर दिया। इंक्लूसिव का मतलब ही होता है कि आप दोनों को काउंट कीजिए, है ना, 60 भी काउंट होगा, 69 भी काउंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए बी भी गलत है। सी क्यों गलत है, सी को पढ़िए। तो देखिए सी गलत है ना, इसलिए क्योंकि जो 15 है वो एक्सक्लूसिव में यदि है तो किस में काउंट होगा? 15 से 20 में काउंट होगा ना, तो ये उल्टा लिख दिया है, समझे। तो ये देखिए 15 विल बी काउंटेड इन 10 to 15, नहीं ये गलत है, ये तो एक्सक्लूसिव इंटरवल है ना। इसका रूल क्या है? देखिए एक्सक्लूसिव का रूल क्या होता है, एक्स लाइंग बिटवीन 10 to 15, ये मतलब होता है। ठीक है, मतलब 15 के बराबर नहीं होगा, हाँ 10 के बराबर हो सकता है, तो 15 इंक्लूड नहीं होगा। तो 15 कहाँ जाएगा? तो 15 जाएगा इस वाले इंटरवल में, 15 से 20 में। ठीक है, तो एक बार याद रखिए, एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं दोस्तों। समरी भी आपके लिए, देखिए सब कुछ सुपर पैक है आपके लिए। कंसेप्ट क्लियर होगा, एक ऑप्शन को समझाया जाएगा, ऑप्शन को समझाने के बाद आपको समराइज भी किया जाएगा फैक्ट, ताकि आप उसको हमेशा के लिए रिकॉल कर सकें। चलिए एक बार समरी देख लेते हैं। समरी क्या है? देखिए यदि इंक्लूसिव है, पहला पॉइंट क्या याद रखिए, यदि इंक्लूसिव है तो इंक्लूसिव में क्या होगा? दोनों इंक्लूड होता है, यानी कि x लाइंग बिटवीन 60 to 69 दोनों इंक्लूड होगा। यदि हमारा एक्सक्लूसिव है, तो यदि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, एक्सक्लूसिव इंटरवल है, तो क्या होगा कि अपना x जो है 60 तो नहीं आएगा, लेकिन 69 आएगा, मतलब नीचे वाला नहीं आता है, ऊपर वाला आता है, समझे। और ये ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बस यही इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव पे बेस्ड ही सवाल था, ये चेक कर रहा था कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का, और ये सवाल बार बार आता है एग्जामिनेशन में। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों? मार्क्स दिया हुआ है, राइट। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का आपको यहाँ पे इन्होंने मार्क्स दे रखा है। ठीक है, सोचिए एक स्टूडेंट है जिसको एक स्टूडेंट का लिस्ट है 1 से लेके 100 तक। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 20 स्टूडेंट का लिस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे हेयर 20 स्टूडेंट लिस्ट हैज बीन गिवन, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 25 to 30 इन द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो 20 स्टूडेंट का कितना मार्क्स आया है वो आपको इन्होंने दे रखा है। हाउ मच मार्क्स दे हैव ऑब्टेन्ड, द 20 स्टूडेंट, हाउ मच मार्क्स दे हैव ऑब्टेन्ड, and you have to find the frequency of the class interval 25 to 30,
कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 25 to 30? हाउ विल यू फाइंड आउट? ऑप्शंस आर 5, 6, 7 एंड 8. सो देखिए बहुत सिंपल है इसको कैलकुलेट करना. हाउ टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी? सी आपको क्या करना है कि 25 से 30 में कितने हैं, तो देखिए सिंपल सी बात है. 25 से 30 देखिए ना, तो कौन कौन आएगा? 18 आएगा? नहीं आएगा. 23 नहीं आएगा. 28 आएगा. एक ये हो गया, फिर ये दूसरा हो गया 29 आएगा, ये नहीं आएगा. ये 3 हो गया, फिर ये नहीं आएगा 48 नहीं आएगा, फिर ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, 29 आएगा. ठीक है, ये 4 हो गया. उसके बाद 32 नहीं आएगा, 39 नहीं आएगा, 49 नहीं आएगा, 42 नहीं आएगा, 27 आएगा, ये 5 हो गया. 33 नहीं आएगा, 28 आ गया, 6 आएगा, ये 7, यानी 7 होगा. समझे? ये तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, यानी 25 से 30 वाले क्लास इंटरवल में कितने फ्रीक्वेंसी हैं? तो 7 फ्रीक्वेंसी है. इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है. बस आप देख के ही बता सकते हैं क्या सही आंसर है. हाँ, अब इसको सॉल्व कीजिए. ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग पे. दोस्तों अभी हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज करेक्ट? ऑप्शन ए, इट इंश्योर दैट एवरी पॉसिबल सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, सिंपल जस्ट लाइक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. बी कह रहा है, इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग एलिमेंट एट अ फिक्स इंटरवल, दैट इज एवरी 20th आइटम आफ्टर अ रैंडम स्टार्ट, but some sample can never be selected. C कह रहा है, it eliminate all risk of bias because the fixed interval guarantee proportional representation of subgroup. और D कह रहा है, it is unsuitable for large population because it require enumerating every element beforehand. देखिए 4 अलग अलग कंसेप्ट है. आपको सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ. चलिए अब सवाल है कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है कि हर पॉसिबल सैंपल को इक्वल चांस मिलता है. फिर बी कह रहा है कि फिक्स इंटरवल पे एलिमेंट चूज किए जाते हैं. सी कह रहा है बाइस का कोई चांस ही नहीं होता क्योंकि फिक्स इंटरवल से सब ग्रुप ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं. और डी कह रहा है कि जो हमारे लार्ज पॉपुलेशन है उनके लिए अनसुटेबल है क्योंकि हर आइटम का लिस्ट बनाना पड़ता है. अब बताइए दोस्तों क्या सही लगता है? देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका सही जवाब बता देता हूँ. इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी. आपने पढ़ा होगा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का मीनिंग ये होता है क्या कि सेलेक्टिंग एलिमेंट एट रैंडम स्टार्ट. तो आप जो है सेलेक्ट कीजिए एलिमेंट को रैंडम स्टार्ट पे. तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है? क्योंकि दोस्तों फिक्स्ड इंटरवल पे सेलेक्ट करते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि 10th पर्सन हो सकता है, 20th पर्सन हो सकता है, लेकिन सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन चूज नहीं हो सकता ना. ठीक है, आपने एक रूल फॉलो कर लिया कि हमें 10th स्टूडेंट ही सिलेक्ट करना है. जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट का लिस्ट है, 1 से लेकर 100 तक का लिस्ट है. ठीक है, तो अगर रैंडम स्टार्ट 5 से होता है और 10th स्टूडेंट सेलेक्ट करना है तो आपको 5 सेलेक्ट करेंगे पहले, फिर 15 करेंगे, फिर 25 करेंगे, फिर 35 करेंगे, इस तरह करते रहेंगे, ये सब मिलेगा. लेकिन मान लीजिए यदि ऐसा हो 3, 4, 6, 7 जैसा ग्रुप कभी चूज नहीं होगा, इसीलिए यह सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जैसा नहीं है. तो ऑप्शन वाइज बात कर लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन. तो ऑप्शन ए की बात करें यदि हम, इफ यू टॉक अबाउट द ऑप्शन ए, इट इंश्योर एवरी पॉसिबल सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. ये गलत है. क्यों गलत है? हमने बी देखा सही है क्योंकि दोस्तों ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में होता है. ये जो डेफिनेशन दे रखा है ना, ये सिस्टमेटिक सैंपल नहीं है. ये क्या है हमारा? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, राइट. तो इसमें क्या होता है, हर कॉम्बिनेशन का इक्वल चांस होता है. लेकिन जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होते हैं उसमें हर इंडिविजुअल का तो चांस है, समझ रहे हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन का चांस नहीं है. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कीवर्ड है. यहाँ पे क्या होता है ना कि सिंपल रैंडम में हर कॉम्बिनेशन का इक्वल चांस होता है. एवरी कॉम्बिनेशन, राइट, एवरी पॉसिबल, ये जो पॉसिबल सैंपल है इसी को कॉम्बिनेशन कहा जाता है ना. हर कॉम्बिनेशन का इक्वल चांस होता है, राइट. लेकिन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, इंडिविजुअल का तो चांस होता है लेकिन कॉम्बिनेशन का चांस नहीं होता है. ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नहीं गलत है. ऑप्शन सी क्यों गलत है? ऑप्शन बी तो हमारा सही है क्योंकि यही तो कहता है कि हमने एक फिक्स रूल फॉलो कर लिया, हर एक 10 एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, यही एक फिक्स इंटरवल पे, यही कहता है. सी क्यों गलत है? सी गलत इसलिए है क्योंकि सी को जरा पढ़िए. सी कह रहा है कि क्या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग बाइस हटा देता है? क्या ये सारे बाइस को हटाता है? बिल्कुल नहीं हटाता दोस्तों. अगर इंटरवल किसी पैटर्न से मैच कर गया, जैसे मान लीजिए ऑफिस में हर 7th पर्सन फ्राइडे को ड्यूटी करता है और आप हर 7th पर्सन ही चूज कर रहे हैं, तो 22 आ सकता है ना. समझ रहे हैं बात को? तो ऐसा कुछ है नहीं कि ये 22 हटा देगा, राइट. उसके बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गलत क्यों है? तो जरा डी को देखिए. डी कह रहा है कि इट इज अनसुटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन बिकॉज इट रिक्वायर इनमरेटिंग एवरी एलिमेंट बिफोर एंड. तो डी का क्या लगता है दोस्तों? देखिए डी लोग सोचते हैं कि ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन एक्चुअली यही बेस्ट होता है लार्ज लिस्ट के लिए.
ठीक है ना। तो डी का राइट इज अनसुटेबल। देखिए ये गलत है, एक्चुअली ये लार्ज लिस्ट के लिए बेस्ट है, ये मेथड है, ठीक है। आपको बस एक लिस्ट चाहिए, जैसे स्टूडेंट रजिस्टर या वोटर लिस्ट, उसके बाद फिक्स इंटरवल लगाइए, काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो एक बार समराइज कर ले फैक्ट को। हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि तो बेसिकली हमने बात की यहाँ पे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के बारे में। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि एक रैंडम पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, कहीं से भी रैंडम पॉइंट उठाइए, वहां से शुरुआत कीजिए, और फिक्स इंटरवल, यहाँ पे रैंडम पॉइंट से आपने स्टार्ट किया और आपने क्या किया, फिक्स इंटरवल चूज किया, राइट। रैंडम पॉइंट से स्टार्ट कीजिए और फिक्स इंटरवल चूज कीजिए, राइट, पिक कीजिए। हर आइटम का चांस होता है। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, एवरी आइटम है द चांस, हर आइटम का चांस होता है, लेकिन सही सब कॉम्बिनेशन का नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। हर इंडिविजुअल का चांस है, लेकिन कॉम्बिनेशन का चांस नहीं है। कॉम्बिनेशन का चांस कहाँ पे है, तो हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में है। दूसरी बात, एक और चीज़ अभी मैंने देखा कि जो लार्ज पॉपुलेशन होते हैं उसके लिए बहुत ही सुटेबल होते हैं। हाँ, 22 अगर 22 पॉसिबल है, अगर इंटरवल किसी रिपीटिंग पैटर्न से मिल जाए तो 22 भी इसके अंदर पॉसिबल है, यदि इंटरवल रिपीटिंग पैटर्न से मिल जाए। और चौथा पॉइंट हमने क्या देखा, एफिशिएंट होता है लार्ज पॉपुलेशन के लिए। 4 पॉइंट याद रहेगा ना, फिर से रिपीट कर दें। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के लिए फिक्स इंटरवल, एक आप रैंडम पॉइंट चूज कीजिए और फिर फिक्स इंटरवल होते होते शुरू हो जाइए। फिर दोस्तों इसमें जो है आपका 22 का चांस पॉसिबल है, लार्ज पॉपुलेशन के लिए सुटेबल है। और दोस्तों एक और पॉइंट अभी मैंने बताया आपको कि हर आइटम का चांस होता है, लेकिन हर इंडिविजुअल हर कॉम्बिनेशन का चांस नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसे ही कंसेप्ट को सिंपल और इंगेजिंग तरीके से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों। यार यदि आपको इस तरह की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो कैप्सूल कोर्स में दोस्तों हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 सेट डाल रखे हैं अभी तक, एमसीक्यूज के सेट, जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का कॉम्बिनेशन है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आप देखिए क्यों कोई ऑप्शन गलत है, क्यों कोई ऑप्शन सही है, सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। तो उसका कैप्सूल कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में है। आइए डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सवाल है कि स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग रैंडमली सेलेक्ट क्लस्टर एंड सर्वे ऑल एलिमेंट विद इन देम। तो रैंडमली क्लस्टर सेलेक्ट करेगा एंड सर्वे ऑल एलिमेंट्स। फिर क्लस्टर सैम्पलिंग कहता है कि इट डिवाइड्स पॉपुलेशन इनटू होमोजेनियस स्ट्रेटा, राइट, दैट इज एज एंड ग्रुप। यानी दोस्तों कहता है कि पॉपुलेशन को आप होमोजेनियस स्ट्रेटा में डिवाइड कर दीजिए और फिर सैंपल कीजिए प्रोपोर्शनली। सी कहता है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग डिवाइड पॉपुलेशन इनटू होमोजेनियस ग्रुप। ये क्या कह रहा है कि ये हमारा जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है वो पॉपुलेशन को होमोजेनियस ग्रुप में डिवाइड करता है। यहाँ देखिए लिखा है इनटू होमोजेनियस ग्रुप दैट इज इनकम क्लास, और हर ग्रुप से सैंपल प्रोपोर्शनली या इक्वली लिया जाता है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि क्लस्टर सैम्पलिंग इज लेस कॉस्ट इफेक्टिव देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। बस ये 4 ऑप्शन है। बताइए दोस्तों, आपने 4 ऑप्शन पढ़ा, कौन सा लेस एफिशिएंट है। वीडियो को पॉज कर लीजिए अभी और सोचिए, दिमाग लगाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्या ऑप्शन ए सही है, रैंडमली सेलेक्ट क्लस्टर सैम्पलिंग डिवाइड पॉपुलेशन इनटू होमोजेनियस स्ट्रेटा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग गारंटीज एवरी पॉपुलेशन एलिमेंट हैज अ चांस ऑफ सिलेक्शन। क्या लगता है, सही सोचा आपने दोस्तों? बिल्कुल सही सोचा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि बेसिकली क्यों सही है, क्योंकि दोस्तों इसका सही रीजन है कि जो हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, ठीक है, ये क्या करता है कि ये टेक्निक पॉपुलेशन को सिमिलर लोगों के ग्रुप में, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या करता है, सिमिलर लोगों का ग्रुप, सिमिलर ग्रुप, राइट, ये क्या करता है, सिमिलर लोगों के ग्रुप में बांट देता है पॉपुलेशन को। यानी ये हमारा यदि पॉपुलेशन है तो जो सिमिलर लोग हैं उनके ग्रुप में इसको बांट देगा। जैसे कि आपका कहेगा कि लो इनकम ग्रुप है, उसके बाद बोलेगा ये मिडिल इनकम ग्रुप है, उसके बाद बोलेगा कि ये हाई इनकम ग्रुप है। मतलब वो क्या रहा है कि पॉपुलेशन को सिमिलर लोगों के ग्रुप में बांट दिया और फिर हर ग्रुप से प्रोपोर्शनली या इक्वली लोग लिए जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि मिडिल इनकम से लेगा, हाई इनकम से लेगा, लो इनकम से लेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर पॉपुलेशन में 60% जो है MIG वाले, MIG यानी मिडिल इनकम ग्रुप हैं, ठीक है, 30% LIG वाले हैं यानी लो इनकम ग्रुप हैं, और 10% जो है HIG वाले हैं, हाई इनकम ग्रुप हैं। तो सैम्पलिंग भी उसी रेशियो में की जाएगी, समझे। कौन कहता है ये, ऑप्शन नंबर सी में यही लिखा हुआ है कि सैम्पलिंग भी जिस रेशियो में है उसी रेशियो में आपकी सैम्पलिंग भी की जाएगी, राइट। तो इससे रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हमारा फेयर हो जाता है, इट मेक द रिप्रेजेंटेशन फेयरर। चलिए उसके बाद ऑप्शन ए की बात कर ले। अब तो हमने देखा कि क्या करता है ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, राइट। अब मैं आपको ऑप्शन समझा देता हूँ। तो ऑप्शन वाइज बात करते हैं, ऑप्शन ए क्यों गलत है। देखिए यह डिस्क्रिप्शन जो दिया है ना, ये क्लस्टर का दिया है, ये जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है इन्होंने क्लस्टर का दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड का नहीं है। क्लस्टर सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, सिटी, ब्लॉक या विलेज को रैंडमली चूज करते हैं और फिर उनके अंदर के सभी लोगों का सर्वे करते हैं,
ठीक है। तो हमने क्या किया कि सिटी ब्लॉक हो गया या स्कूल हुआ, उसको हमने रैंडमली चूज किया, फिर सर्वे किया। जैसे मान लीजिए एक स्कूल में 5 क्लास हैं, 5 क्लास सेक्शन है, रैंडमली हम 2 को चूज कर लेंगे, 2 क्लास सेक्शन चूज करेंगे और उनमें सभी स्टूडेंट का सर्वे करेंगे, ये होता है क्लस्टर। ठीक है, ऑप्शन बी क्यों गलत है? क्योंकि ये उल्टा डेफिनेशन है। ये जो है ना डेफिनेशन किसका है? क्लस्टर का नहीं है, ये डेफिनेशन है स्ट्रेटिफाइड का। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम होमोजेनस ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि एज ग्रुप, और हर ग्रुप से सैम्पलिंग होता है। लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में ग्रुप इंटरनली डाइवर्स होता है, मतलब हर क्लस्टर में पॉपुलेशन का मिक्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्लस्टर वन हो गया, क्लस्टर है एक मोहल्ला जिसमें हर कास्ट इनकम ग्रुप का बंदा हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तो हमने देखा कि हमारा सही है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का सही डेफिनेशन इन्होंने दे रखा है। और डी क्या है? डी में क्यों गलत है? डी में क्या गलती है? तो क्लस्टर सैम्पलिंग एक्चुअली कॉस्ट इफेक्टिव होता है, राइट। आपको हर जगह जाने की जरूरत नहीं है, बस कुछ क्लस्टर चुन लो और उनमें से सभी का डेटा कलेक्ट करो, राइट। तो क्लस्टर सैम्पलिंग जो होता है ना, वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो आपको हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ क्लस्टर चुन लीजिए और उनमें से सभी का डेटा कलेक्ट कीजिए, कंपेयर कीजिए सिंपल रैंडम से, जहां हर सिटी में घूमना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग है और हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है। तो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है, आप एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, राइट। तो एक बार मैं समराइज कर दूं क्लस्टर और ये स्ट्रेटिफाइड को, ताकि आपको याद रहे। देखिए, पॉपुलेशन को होमोजेनस ग्रुप में जब बांटना हो तो फिर याद रखिएगा कि आपका स्ट्रेटिफाइड आएगा, और जब क्लस्टर बनाना हो तब क्लस्टर सैम्पलिंग आएगा। तो स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है? हर ग्रुप से प्रोपोर्शनल सैंपल लिया जाता है, और क्लस्टर में क्या होता है कि कुछ क्लस्टर सेलेक्ट करते हैं और सभी मेंबर को सर्वे करते हैं। क्लस्टर स्ट्रेटिफाइड जो है वो हाईली एक्यूरेट है, ठीक है, इसमें बेटर रिप्रेजेंटेशन होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। जैसे कि आपने मान लीजिए कि 10% जो है चूज़ किया प्रत्येक इनकम ग्रुप से, राइट, तो ये स्ट्रेटिफाइड हो गया। तो 10% आपने चूज़ किया मान लीजिए कि प्रत्येक इनकम ग्रुप से, तो ये कैसा हो गया? स्ट्रेटिफाइड हो गया। लेकिन मान लीजिए कि सर्वे सभी लोग का कर रहे हैं 3 रैंडम चूजन विलेज से, तो फिर ये जो है आपका क्लस्टर हो गया। चलिए, अब हम लोग एक सवाल को डिस्कस करते हैं कि अब पॉपुलेशन हैज़ अ मीन ऑफ एक पॉपुलेशन का मीन दे रखा है 2000, ठीक है। मीन को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू हमारा 2000 है, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड डेविएशन इन्होंने 600 दिया हुआ है, सिग्मा जिसको बोलते हैं। और अगेन हमें 10 लोगों का रैंडम सैंपल लेते हैं। कितने का लेते हैं? 10 लोगों का रैंडम सैंपल लेते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका एवरेज जो है 1900 से लेकर 2050 के बीच में आएगा? चलिए, ये को सवाल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल मीन विल फॉल बिटवीन द रेंज 1900 to 2050? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? मीन दे रखा है इन्होंने, सिग्मा दे रखा है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि सैंपल मीन इस रेंज में फॉल करेगा। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। स्टेप नंबर 1 क्या करना है? हमें स्टैंडर्ड एरर निकालना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलेगा? तो स्टैंडर्ड सबसे हमेशा याद रखिए, ये स्टेप हमें सभी क्वेश्चन में होगा लागू। तो स्टैंडर्ड एरर के क्या होता है कि सिग्मा अपॉन √n होता है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को सैंपल साइज के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देते हैं। तो सिग्मा कितना है? 600 है, √n कितना है? 10 है, √10 है, राइट। तो ये लगभग आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो लगभग 189 मेरा आ रहा है 189.74, क्योंकि 600 अपॉन √10 और √10 का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 189 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद दोस्तों जेड स्कोर निकालना है। सिग्मा अपॉन √n आपने लिया, उसके बाद आप जेड स्कोर निकालना है। तो अब सवाल आप ये होता है कि जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता ही होगा कि जेड का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन SE, यानी सिग्मा। इसको सिग्मा कभी कभी सिग्मा x बार भी लिखा जाता है, तो वही SE लिख दीजिए, सिग्मा x बार लिख दीजिए, एक ही चीज़ है। तो आपको क्या करना है ना कि दोनों रेंज के लिए, एक तो देखिए एक तो 1900 है और एक है हमारा 2050, तो दोनों के लिए आपको जेड निकालना है। कैसे निकालेंगे जेड? आइए कि इसको निकालना सीखते हैं। तो आपने सिग्मा x बार ये कितना निकला है? 189.74। मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसको ताकि हमें जगह मिले। चलिए, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। 1900 के लिए क्या होगा? सबसे पहले हम लोग 1900 के लिए निकालते हैं। तो जेड फॉर 1900 क्या होगा? तो x की जगह 1900 लिख दीजिए, x माइनस म्यू कितना है? 2000 है, राइट, अपॉन सिग्मा x बार। सिग्मा x बार कितना है हमारा? तो सिग्मा x बार अभी हमने निकाला है 60। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा -100 अपॉन 60, जो कि आपका लगभग यू विल गेट हाउ मच? एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, गलती से हमने 10 लिख दिया, ये 100 है एक्चुअली,
कितना है 100 है। तो आप यदि 100 के लिए निकालेंगे ना तो 600 अपॉन रूट 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो हम इसको 10 गलती से लिखा गया है, 100 ले लीजिए, 100 ऑब्जर्वेशन है, तो 60 से कैलकुलेट करना आसान होता है हमारे लिए। तो -100 अपॉन 60 आ जाएगा, और -100 अपॉन 60 निकालिएगा तो लगभग 1.67 आएगा। तो आपने जेड वैल्यू निकाल लिया 1900 के लिए। उसी तरह आप एक काम कीजिए ना, जेड वैल्यू 2050 के लिए भी निकाल लीजिए ना। कैसे निकालिएगा जेड वैल्यू 2050 के लिए? तो एक्स की जगह लिख दीजिए 2050, और आपका मीन तो पता ही है, मीन कितना है? मीन है आपका 2000, क्योंकि मीन आपको दिया हुआ था ऊपर। मैं आपको मीन दिखा भी देता हूँ कैसे आया 2000, आप देख लीजिए एक बार आराम से। देखिए यहाँ मीन 2000 दिया हुआ है ना ऊपर, ठीक है। तो मीन आपको 2000 दिया हुआ है, और नीचे क्या लिखिएगा आप? सिग्मा एक्स बार, जो कि 60 है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा बताएं ना? ये हो जाएगा 50/60, 50 अपॉन 60, जो कि हो जाएगा 0.83। तो जेड आपने 2 वैल्यू निकाल लिया ना, तो ये ध्यान रखना है, जेड आपको निकला। अब आपको क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है जेड से, ठीक है। पहला स्टेप आपने सिग्मा ये निकाल लिया, सिग्मा एक्स बार निकाल लिया, यानी कि ऐसी। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहले आपने ऐसी निकाला, ऐसी के बाद आपने जेड निकाला। अब जेड निकालने के बाद क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ना आपको टेबल का यूज करना आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहता है, क्योंकि आपका टाइम बचे। तो देखिए आपको ना प्रोबेबिलिटी टेबल यदि आप देखेंगे तो -1.67 कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस जेड, ठीक है। तो आपको जो एरिया मिलेगा मीन से, वो मिलेगा कितना? 0.4525। मैं आपको समझा देता हूँ। और दूसरा जेड वैल्यू आपको मिल रहा है, सेकंड जेड वैल्यू यू आर गेटिंग इज 0.83। 0.83 के लिए जो आपको एरिया फ्रॉम मीन मिलेगा वो 0.2967 मिलेगा। अब देखिए मैं थोड़ा ग्राफ से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है। जनरली ऐसा ही होता है, और आपका जो -1.67 है ना, कहीं इधर लाई करेगा, ये समवेयर हेयर, और जो आपका 0.83 है वो कुछ इधर लाई करेगा पॉजिटिव जोन में। तो बेसिकली आपको इस एरिया निकालना है कि ठीक है, ये वाला एरिया निकालना है। तो देखिए इस एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 2 जोन में डिवाइड कर देंगे। 2 जोन में इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। मैं इसको तो आपको शो कर देता हूँ कैसे 2 जोन में डिवाइड होगा। तो देखिए मैं 2 कलर का यूज़ करता हूँ। तो ये जो हमारा एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, और यही ए जो है ना हमारा है 0.425। तो पहले लिख दीजिए 0.425 और प्लस ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं। तो इसका एरिया कितना है? 0.2967। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको कितना मिलेगा? इफ यू ऐड बोथ ऑफ देम यू विल गेट 0.7492। तो ये तो हो गया। मतलब इसका करने का मतलब कि 74.92% चांस है कि सैंपल का एवरेज जो है 1900 से लेकर 2050 के बीच में होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब क्या है? 74.92, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ याद रखना है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझ रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले ऐसे निकालना है, स्टैंडर्ड एरर निकालना है। तो सिग्मा अपॉन रूट एन लगा दीजिए, ऐसे निकाल लिए। फिर जेड स्कोर निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा? एक्स माइनस म्यू अपॉन एसी, ठीक है। ये जेड स्कोर निकल जाएगा। जेड स्कोर निकालने के बाद आप प्रोबेबिलिटी टेबल या नॉर्मल टेबल यूज कीजिए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। A company has 1000 employees. So this question is also based on the same concept, standard deviation. Have a look. तो देखिए कंपनी में 1000 एम्प्लॉय हैं और सैलरी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 50,000। तो सैलरी का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? सिग्मा दे रखा है 50,000। अब देखिए यहाँ पे ना विदाउट रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट समझ जाइएगा। अगर हम 100 लोगों का सैंपल लेते हैं बिना रिप्लेसमेंट के, तो मीन का स्टैंडर्ड एरर क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मीनिंग आपको क्लियर करना है, राइट। तो मतलब कि आप 100 लोग को ले रहे हैं बिना रिप्लेस किए, राइट। 100 लोगों का सैंपल लेते हैं बिना रिप्लेस किए, तो उस केस में मीन सैलरी का स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप काम करना है हमें। तो स्टेप नंबर 1 क्या है हमें? स्टेप नंबर 1 ये है कि हमें सबसे पहले मान लेते हैं कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। अब ये चीज़ मानना पड़ेगा आपको कि पॉपुलेशन जो है वो क्या है? इनफाइनाइट है। दिस इज व्हाट यू हैव टू एज्यूम। अब चूंकि पॉपुलेशन इनफाइनाइट है, तब जाके हम ये फॉर्मूला लगाएंगे एस ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन रूट एन, क्योंकि ये फॉर्मूला में एक लिमिटेशन है कि हम मानते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो इनफाइनाइट है, तब ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन रूट एन लगा दीजिए। सिग्मा कितना मान रहे हैं? कितना दे रखा है इन्होंने? 50,000 दे रखा है, और एन कितना है हमारा? 1000 है। तो 50,000 अपॉन 1000 लगभग इसका वैल्यू जो है, सॉरी एन 100 है ना, 1000 नहीं है, एन 100 है, क्योंकि सैंपल लिया गया है 100 एम्प्लॉय का। तो 50,000 अपॉन एन, तो ये कितना हो जाएगा? लगभग 5000 हो जाएगा। तो 5000 आपको स्टैंडर्ड एरर मिल गया, ठीक है। अब हम लगाते हैं एफपीसी। अब आप पूछेंगे एफपीसी क्या होता है? देखिए एफपीसी होता है हमारा फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन या फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर, क्योंकि पॉपुलेशन में सिर्फ 1000 लोगों की है
और हमने 100 का सैंपल लिया है। अब आप पूछेंगे एफपीसी का फॉर्मूला बता दो, तो बिल्कुल बता देते हैं, n-n/n-1। आपने देखा जरूर होगा, कैपिटल एन क्या है यहाँ पे, कैपिटल एन है हमारा यहाँ पे 1000 देखिए, और स्मॉल एन क्या है हमारा 100, जिसमें सैंपल लिए हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पे 1000 - 100 अपॉन 1000 - 1, ठीक है। 1000 - 100 कितना होगा 900, 1000 - 1 कितना होगा 999। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग इसका वैल्यू आ जाएगा 0.9009, और इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 0.949, राइट। तो ये आपको एफपीसी मिल गया, ठीक है। अब आपने तो स्टैंडर्ड एरर निकाला, एफपीसी निकाल लिया, अब क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड एरर विथ एफपीसी लेना है। तो कैसे लीजिएगा स्टैंडर्ड एरर विथ एफपीसी, देखिए सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड एरर इन्फिनिटी जो आपने निकाला है वो कितना निकला है 5000, और आपने जो फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड या फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर निकाला है वो निकाला है 0.949। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लीजिए ना दोस्तों। क्या फॉर्मूला याद रखना है कि स्टैंडर्ड एरर जो होता है वो स्टैंडर्ड एरर इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय एफपीसी होता है। तो पहले आपने एज्यूम कर लिया कि पॉपुलेशन इनफाइनाइट है, उस बेसिस पे आपने स्टैंडर्ड एरर इन्फिनिटी निकाल लिया, फिर आपने एफपीसी निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट स्टैंडर्ड एरर मिल जाएगा। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 0.949, सो दिस विल गिव यू हाउ मच 4775। तो 4775 ऑप्शन नंबर बी है, तो वही सही होगा। इसमें कुछ समझाने की वाली बात ही नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, जो सीखे हैं एक बार बता देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि यदि आपको फाइनाइट पॉपुलेशन है आपके पास, जैसे इस केस में है, तो स्टैंडर्ड एरर यदि फाइनाइट पॉपुलेशन का निकालना है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन √n इंटू अंडर ब्रैकेट n-n अपॉन n-1। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड एरर निकालने का तरीका, वो भी फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए, बिकॉज वी आर हैविंग 1000 पॉपुलेशन। अब देखिए एक अगला सवाल है कि आप, सो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो अर्थमेटिक मीन के टॉपिक पे है। मान लीजिए आपको मार्क्स दिए गए हैं क्लास इंटरवल में, जैसे देखिए 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे करके 80 से 90 तक दिए गए हैं, और उनके साथ एक फ्रीक्वेंसी यानी हर क्लास में कितने स्टूडेंट है वो दिया गया है, और आपको क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो सबसे पहले स्टेप इसमें क्या करते हैं हम लोग कि मिड पॉइंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे सिंपल सी बात है, एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे टेबल से जल्दी सॉल्व हो जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो ये मान लीजिए कि हमने टेबल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक ये डाला एक ये डाला। तो ये देखिए 20 से 30 वाले में मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, फिर 30 से 40 वाले में, फिर 40 से 50 वाले में, 50 से 60 वाले में, जस्ट वेट अ मिनट, ओके। अब देखिए चलिए ठीक है, तो 50 से 60 हो गया, और फिर 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। तो 20 से 30 का मिड पॉइंट कितना होगा, 25 होगा। 30 से 40 का मिड पॉइंट कितना होगा, 35 होगा। 40 से 50 का कितना होगा बताइए, 45 होगा। 50 से 60 का कितना होगा, 55 होगा। उसी तरह 60 से 70 का 65, ये 75, और ये 85, 85, ठीक है। तो आपने मिड पॉइंट बता दिया आपको। अब क्या करना है ना कि मिड पॉइंट को ना कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से गुना कीजिए। देखिए सिंपल यहीं पे कर देते हैं, इसका 25 हो गया, इसका 35 हो गया, इसका 45 हो गया, इसका 55 है, इसका 65 है, इसका 75 है, और इसका 85 है। अब क्या कीजिए कि ये जो हमारा मिड पॉइंट निकला है ना उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कीजिए। 25 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, 35 को मल्टीप्लाई कीजिए 12 से, ठीक है। तो देखिए 5 इंटू 25 करेंगे तो कितना होगा, 125 नहीं होगा, ठीक है। फिर 12 इंटू 35 करेंगे तो कितना होगा बताइए, 12 इंटू 35 की जगह तो 420 हो जाएगा। 10 इंटू 45 कितना होगा, 450 हो जाएगा। 14 इंटू 55 कितना होगा, 770 हो जाएगा। फिर 5 इंटू 65 कितना होगा, 5 इंटू 65 हो जाएगा 325। 8 इंटू 75 कितना होगा, 600। 4 इंटू 85 कितना होगा बताइए, 340। तो ये आपने सबका क्या कर लिया, फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। एफ आई इंटू एक्स आई जिसको बोलते हैं। चलिए तो आपने ये किया, अब क्या करेंगे ना, टोटल फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर, तो इसको बोलते हैं समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। कितना निकला आपको, सभी को सम कीजिए तो यू विल गेट द वैल्यू, ओके। तो इसका वैल्यू आपको सबको जोड़िएगा ना, तो ये वैल्यू क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। यू विल गेट 3030, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आपको मिलेगा 3030, और उसके बाद आपको समेशन ऑफ एफ आई भी निकालना है, यानी फ्रीक्वेंसी का सम। फ्रीक्वेंसी का सम कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबको जोड़ दीजिए, 5 + 12 + 10 + 14 + 5 + 8 + 4, सो हाउ मच यू विल गेट, दिस यू विल गेट 58, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है, व्हाट इज आवर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द
मीन ही तो निकालना है, अर्थमेटिक मीन ही तो निकालना है। तो वो फॉर्मूला बता देता हूँ, एक्स बार इज इक्वल टू समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई, राइट। तो अब आप ये बताइए कि एफ आई एक्स आई का समेसन कितना निकला है हमें, वो निकला है हमें 3030, और समेसन ऑफ एफ आई कितना निकला है 58। सो व्हाट इज द आंसर, 52.24, 52.24 इज द आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, राइट। ऑप्शन ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है। चलिए, तो ये ध्यान रहेगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। देखिए मिड पॉइंट का सबसे, यहाँ पे देखिए ना, आप इसको आपको मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दिखा देता हूँ, यदि मान लीजिए क्लियर नहीं हुआ हो तो यहाँ देख लीजिए। मिड पॉइंट निकाला हमने सबसे पहले। मिड पॉइंट का मतलब है क्लास के बीच वाला नंबर, जैसे 30 से 40 का मिड पॉइंट होगा 45, 40 से 50 का 45, 30 से 40 का 35। उसके बाद क्या कीजिए, मिड पॉइंट को अपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और फिर क्या कीजिए, सबको जोड़ दीजिए, सभी, इसको बोलते हैं एफ आई एक्स आई, सभी को जोड़ दीजिए। और फिर क्या कीजिए, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई वैल्यू निकालिए, फिर मीन निकाल लीजिए समेसन ऑफ एफ आई से डिवाइड करके। बस इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ फॉर 2 नंबर, 2 नंबर के लिए हमें इनका अर्थमेटिक मीन दे रखा है 25, ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 15। तो आपसे पूछा है कि हार्मोनिक मीन क्या होगा, ठीक है। तो 2 नंबर के लिए अर्थमेटिक मीन है 25 और ज्योमेट्रिक मीन इन्होंने दे रखा है। सो वी हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन। सो आप ये बताइए हार्मोनिक मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है दैट यू शुड नो टू कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन। अब बताइएगा फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें ए एम दिया हुआ है, इसको शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं ए एम। ए एम मतलब क्या हुआ, अर्थमेटिक मीन। कितना ए एम दे रखा है 25। हमें जी एम दिया हुआ है, जी एम कितना है 15। अब मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रख लीजिए। फॉर्मूला है कि ए एम इंटू एच एम इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर, याद रहेगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए एम इंटू एच एम इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर, ये याद रखिए। हार्मोनिक मीन निकालना है ना, तो ए एम की जगह 25 लिख दीजिए, हार्मोनिक मीन की जगह एच एम ही रहने दीजिए। और जी एम कितना है हमारा 15, 15 का स्क्वायर। तो एच एम कितना हो जाएगा बताएंगे, एच एम हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है अपॉन 25, यानी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला याद रहेगा ना तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ए एम इंटू एच एम इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर। चलिए उसके बाद दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मीडियन निकालना, आपको डेटा सेट का मीडियन पूछा है। चलिए मीडियन निकालना भी सीख लेते हैं, कैसे मीडियन निकाला जाता है। हाउ टू कैलकुलेट द मीडियन, लेट्स अंडरस्टैंड। तो देखिए 12, 7, 15, 10, 18, 5, 21, 19, 9, 13, तो इसका मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये बहुत लोग भूल जाते हैं और यही गलती हो जाता है। सबसे पहले क्या करना है कि डेटा को, हमारे पास जो भी डेटा है उसे हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट आउट करना है, उसको लिखना है। कैसे लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, देखिए हाउ टू फाइंड द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमेशा नंबर को छोटे और छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग का मतलब होता है कि छोटे, एक्चुअली ये असेंडिंग होता है एक्चुअली, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, हम बार बार डिसेंडिंग बोल रहे हैं, डिसेंडिंग में नहीं असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे, देखिए पहले 5 लिख दीजिए, फिर 7 लिख दीजिए, फिर 9 लिख दीजिए, फिर 10 लिख दीजिए, फिर 12, उसके ऊपर 13, उसके बाद 15, उसके बाद 18 और उसके बाद 21। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब काउंट कर लीजिए, अगला स्टेप है काउंट। एन कितना निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन 9 मिल गया, ठीक है। अब मीडियन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मीडियन का जो फॉर्मूला है वो है n + 1/2, n + 1/2th टर्म, राइट। ये होता है मीडियन, n + 1/2th टर्म। तो n कितना है हमारा, n है 9, तो 9 + 1/2 यानी कि 5th, राइट। तो 5th टर्म आपका मीडियन है। और 5th टर्म कौन सा है अरेंज लिस्ट में, आपने जो लिस्ट अरेंज की है उसमें 5वां टर्म कौन सा है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5वां टर्म 12 है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 12 हमारा 5th टर्म है, राइट। तो ये ध्यान रखना है। सो मीडियन ऑफ द डेटा सेट कितना निकला हमें, 12 मिला मीडियन ऑफ द डेटा सेट, राइट। सो ऑप्शन नंबर 82, 12 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और जो हमारा यदि ऑड नंबर है तो देखिए 2 चीज़ ध्यान रखना है, ऑड नंबर रहे तो ये n + 1/2th वाला फॉर्मूला लगेगा, बस ये ध्यान रखना है।
और यदि एवन नंबर है तो n/2 प्लस n+1/2 उसका मीन लगता है। अब एक क्वेश्चन देखिए, मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कह रहा है। फॉर एक मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन दे रखा है इन्होंने 45, मीडियन दे रखा है 40, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मोड क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, मीन मीडियन मोड में रिलेशन आपसे बार बार पूछा जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये जो मॉडरेटली स्क्यूड है इसका क्या मतलब है, मैं बता देता हूँ। देखिए इसका मतलब होता है कि डेटा थोड़ा एसिमेट्रिक है, मतलब सिंपल सी बात है कि जो डेटा है ना हमारा वो थोड़ा सा एसिमेट्रिक है, ना बिल्कुल परफेक्ट है बेल कर्व से जैसा है, ना बिल्कुल अनइवन है, राइट। तो इस केस में हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है जरा देखते हैं। फॉर्मूला होता है कि मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ये फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ये इससे किसके माध्यम से हम लोग मोड निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मीडियन कितना दे रखा है, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। तो आप बताएंगे मोड कितना, मीडियन कितना दे रखा है, 3 × 40 माइनस 2 × 45, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 30 नहीं हो जाएगा, 120 माइनस 90 30, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सा चीज़ है, आपको मोड निकालना आना चाहिए। कैसे निकालेंगे, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, बस इस फॉर्मूले को याद रखना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक सवाल देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से ना हम 2 कंसेप्ट सीखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है और सीवी कैसे निकाला जाता है। सीवी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हाउ टू कैलकुलेट दिस 2 पैरामीटर, लेट्स अंडरस्टैंड। तो आपको दिए गए हैं कुछ एग्जाम स्कोर, कितने कितने दिया हुआ है, 75, 82, 68, 90, 62। आपको कैलकुलेट करना है मीन, एवरेज। अच्छा मीन कैसे निकालेंगे इसका, तो मीन निकालना तो बहुत आसान है ना। इससे पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो इसके सबसे पहला स्टेप होता है कि हम मीन निकाल लें। मीन कैसे निकलेगा, सभी को जोड़ दीजिए, 75 प्लस 82 प्लस 68 प्लस 90 प्लस 62 अपॉन कितना है, 5 है, 5। तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा, यू विल गेट जस्ट आफ्टर कैलकुलेशन 75.4। तो ये मीन निकल गया। उसके बाद जो है, ये मीन निकालने के बाद जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है, आपको स्क्वायर डेविएशन निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर डेविएशन। अब बोलेंगे स्क्वायर डेविएशन क्या होता है, व्हाट इज द स्क्वायर डेविएशन, लेट्स अंडरस्टैंड। बेसिकली आपको x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ दिस, राइट। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर को, तो बेसिकली सबसे आसान तरीका क्या होता है ना कि आप यहाँ पे एक टेबल बना दीजिए। यहाँ पे आप वैल्यू लिख दीजिए पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में आप डेविएशन लिख दीजिए और तीसरे कॉलम में आप स्क्वायर लिख दीजिए। तो ये बेस्ट तरीका है इसको करने का। तो आप बताइए वैल्यू क्या दे रखा है इन्होंने हमको। सबसे पहला वैल्यू जो दिया हुआ है इन्होंने दिया हुआ है 75, ठीक है। और इसका मीन अभी हमने निकाला है, मीन कितना निकला है हमें, 75.4। तो कितना का डेविएशन है, 0.4 का डेविएशन है ना, माइनस वो भी माइनस 0.4 का डेविएशन है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 0.16 होगा। उसी तरह जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू दे रखा है उन्होंने दे रखा है 82, तो 82 लिख दिया आपने डेविएशन। और इसके रेस्पेक्ट में कितना का डेविएशन है, 6.6 का डेविएशन है, क्योंकि ज़्यादा है ना ये। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 6.6 का स्क्वायर कितना होगा, 43.56। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा 68 है। 68 का डेविएशन कितना है, 75.4 से, तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव 7.4 है। 7.4 का स्क्वायर कितना होता है, 54.76। उसके बाद अगला क्या है हमारा 90, तो 90 का डेविएशन कितना है, 75.4 से लगभग पॉजिटिव है, 14.6। इसका स्क्वायर लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, 213.16। उसी तरह यहाँ पे जगह नहीं हो तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 62 हमारा नेक्स्ट वैल्यू है। 62 का डेविएशन कितना है, 74.4 से नेगेटिव है, तो माइनस 13.4। और इसका स्क्वायर कितना होता है, 179.56, ठीक है। ये आपने लिख दिया। उसके बाद दोस्तों टोटल कीजिएगा आप, तो सबको जोड़ दीजिए, यानी स्क्वायर को जोड़ दीजिए। तो क्या आपको क्या करना है कि यहाँ पे ना एसडी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। एसडी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो हमें देखिए एक समेशन ऑफ ये जो लास्ट वाला कॉलम है ना, इसको सबको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दीजिए। तो क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर नहीं मिल जाएगा, मिलेगा ना, वही तो हमने अभी तक किया है, ठीक है। और क्या करना है, इसको n से डिवाइड कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। तो जब आप सबको जोड़िएगा ना, जैसे कि आप क्या कीजिए ना कि 0.16 ले लीजिए, फिर ले लीजिए 43.56, फिर ले लीजिए 54.7, फिर ले लीजिए 213.16, फिर ले लीजिए 179.56। सबको जोड़ेंगे ना आप, तो आपको पता है कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 491.2। जोड़ के देखिए इतना ही मिलने वाला है। ये तो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का जो समेशन है
वो आपको मिल रहा है 491.2। समझ में आया? अच्छा, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जस्ट वेट अ मिनट, ओके, सो एस डी इज इक्वल टू समेसन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है। तो आपने 491.2 निकाला, तो 491.2 बाई 5 अपॉन का अंडर रूट लगभग 9.91 आएगा, राइट। तो 9.91 हमारा आंसर होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट है कैलकुलेशन, वो है हमारा, वो क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। चलिए, तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकाल लिया फॉर्मूला के माध्यम से, अब सीवी कैसे निकालेंगे? तो सीवी देखिए स्टेप बाय स्टेप भी आप देख लीजिए, यहाँ पे मीन निकाला, फिर स्क्वायर डेविएशन निकाला, फिर जाके फॉर्मूला में अप्लाई किया तो वैल्यू आया। अब देखिए एक तो हमारा सीवी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब सीवी कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड सीवी? तो सीवी का फॉर्मूला होता है एस बी अपॉन मीन इंटू 100, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो एस डी लिख दिए, चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन सही है। एस डी हमें कितना निकला है, एस डी निकला है हमें 10.2, और मीन कितना निकाला था हमने, मीन जो है 75.4, ये देखिए लिखा है ना 75.4, ठीक है, इंटू 100, राइट। तो ये लगभग कितना मिलेगा, 15.13.5 चलिए, तो बस फॉर्मूला ध्यान रखना है। दो फॉर्मूला अभी हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से सीखा, राइट। तो पहला फॉर्मूला क्या सीखा हमने कि यदि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को बोले, इफ समवन आस्क यू टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, कैसे निकालेंगे आप स्टैंडर्ड डेविएशन, हाउ विल यू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन? सो एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट समेसन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। और यदि आपको बोले सीवी निकालने, तो सीवी के लिए एस डी अपॉन मीन कर दीजिए, बस इस प्रकार से आप सीवी निकाल सकते हैं। चलिए, ये दो चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपसे कार्ल पियर स्क्यूनेस पूछा गया है यहाँ पे। चलिए, तो दोस्तों आपको दिए गए कुछ वैल्यूज दिए गए, जैसे मीन दे रखा है 45, मीडियन दे रखा है 50, फिर मोड दे रखा है 55, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 10, थर्ड सेंट्रल मोमेंट दे रखा है -1250, और पूछा गया है कि कार्ल पियर्सन बीटा 1 क्या होगा, और आपको स्क्यूनेस का टाइप भी आइडेंटिफाई करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आपको ऑप्शन शो कर देता हूँ, और ये डेटा को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। जब तक खुद से नहीं ट्राई करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आप म्यू2 निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1, लिस्ट कैलकुलेट द म्यू2। आप बोलेंगे म्यू2 क्या है, तो म्यू2 होता है हमारा सेकेंड सेंट्रल मोमेंट। म्यू2 क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट बोलिए, या इसको आप बोलिए वेरिएंस, दोनों ही की बात है। तो आप बोलेंगे म्यू2 कैसे निकालें हम, तो एस डी दिया हुआ है ना, और आपको पता नहीं है कि वेरिएंस जो होता है एस डी का स्क्वायर होता है, तो म्यू2 जो है वेरिएंस ही तो है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा म्यू2, बस यही तो है, ठीक है। अब आपने म्यू2 निकाल लिया, आपको कार्ल पियर्सन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो कार्ल पियर्सन का जो बीटा 1 है ना, वो कहता है कि म्यू3 का स्क्वायर अपॉन म्यू2 का क्यूब, ठीक है। तो म्यू3 हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, थर्ड सेंट्रल मोमेंट 1250, तो 1250 का स्क्वायर नेगेटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और म्यू2 का क्यूब, म्यू2 कितना दिया हुआ है हमें, म्यू2 अभी हमने निकाला है 100, तो 100 का क्यूब हो जाएगा। तो 1 देखिए 1250 का स्क्वायर अपॉन 100 का क्यूब कितना मिलेगा आपको बताइए। तो इसको आपको कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो लगभग 1.5625 मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद आपको स्क्यूनेस का टाइप बताना है। अब देखिए ये तो ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। आप स्क्यूनेस देखने के लिए क्या करेंगे, तो इसको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, स्क्यूनेस इज इक्वल टू साइन ऑफ म्यू3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ बीटा 1, ठीक है। तो आप बेसिकली जब स्क्यूनेस कैलकुलेट करेंगे ना, तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि म्यू3 का जो साइन है ना, वो आप देख सकते हैं नेगेटिव है। तो -1250 इंटू अंडर रूट बीटा 1, बीटा 1 अभी कितना निकला है 1.5625, 1.5, तो अब लगभग इसका वैल्यू है ना आपको मिलेगा -1.25, तो ये नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव देखिए, जब स्क्यूनेस नेगेटिव होता है ना, तो इसका मतलब है कि डेटा लेफ्ट स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, समझे, ये ध्यान रखना है। तो ये डेटा जो है ना नेगेटिवली स्क्यूड है, और बीटा 1 का वैल्यू है -1.25, सी नंबर करेक्ट है इसका। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है हमें। चलिए, अब एक सवाल है टाइम सीरीज कंपोनेंट्स के बारे में, कौन सा कथन जो है वो सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाइम सीरीज कंपोनेंट इज करेक्ट। चलिए, तो दोस्तों ऑप्शन ए कर रहा है कि साइक्लिक फ्लक्चुएशन फॉलो रेगुलर प्रेडिक्टेबल पैटर्न विद फिक्स्ड एम्पलीट्यूड एंड पीरियड, ठीक है, ये ऑप्शन ए का कहना है। फिर ऑप्शन बी जरा देखिए क्या कह रहा है कि सीजनल वेरिएशन रिप्रेजेंट अनप्रेडिक्टेबल चेंज ड्यू टू रैंडम इवेंट लाइक नेचुरल डिजास्टर, राइट।
फिर सी देखिए क्या कह रहा है कि अ सडन स्पाइक इन वेजिटेबल प्राइस ड्यू टू फ्लड वुड बी क्लासिफाइड एज इरेगुलर वेरिएशन, राइट। और डी कह रहा है कि ट्रेंड कंपोनेंट ऑलवेज शो इक्वल इंक्रीज डिक्रीज ओवर कंसिस्टेंट टाइम पीरियड। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही जवाब है साइक्लिकल, सब मतलब चारों के बारे में आप देखिए ना। पहला ऑप्शन है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, दूसरा ऑप्शन है सीजनल वेरिएशन, तीसरा ऑप्शन है इरेगुलर वेरिएशन। तो 4 तरह के जो मेन वेरिएशन है सभी आपको समझ में आ जाएंगे। इसका सही जवाब क्या लगता है आपको, कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर देखिए मान लीजिए कि फ्लड आ जाए और सब्जियों के दाम अचानक बढ़ जाए तो यह इरेगुलर वेरिएशन होगा ना, राइट। सपोज फ्लड कम एंड द कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल इंक्रीज इरेगुलरली, तो ये कैसा वेरिएशन होगा? ये इरेगुलर वेरिएशन होगा। तो सी नंबर करेक्ट है। और बाकी ऑप्शन क्यों गलत है वो भी देख लीजिए। देखिए ऑप्शन ए गलत क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है? ऑप्शन ए गलत क्यों है? क्योंकि देखिए क्या कर रहा है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन आर नॉट प्रेडिक्टेबल। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे क्या लिख दिया है कि प्रेडिक्टेबल पैटर्न। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन याद रखिएगा कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, दे आर नॉट प्रेडिक्टेबल, राइट, दे आर नॉट प्रेडिक्टेबल। दिस प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट। यू कांट प्रेडिक्ट साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, क्योंकि दोस्तों बिजनेस साइकिल का कोई फिक्स टाइम या एम्पलीट्यूड होता ही नहीं है। कभी 3 साल का रेसेशन हो जाए, कभी 5 साल का बूम हो जाए, टोटली इरेगुलर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन आर नॉट प्रेडिक्टेबल। ये जो प्रेडिक्टेबल वर्ड इन्होंने यूज किया ना, इसी कारण से ये गलत हो गया। ऑप्शन बी को पढ़िए जरा, क्या कर रहा है, सीजनल वेरिएशन रिप्रेजेंट अनप्रेडिक्टेबल चेंज ड्यू टू रैंडम इवेंट लाइक नेचुरल डिजास्टर। लेकिन सीजनल वेरिएशन तो प्रेडिक्टेबल है, क्यों? क्योंकि विंटर में फ्लू बढ़ता है, फेस्टिव सीजन में शॉपिंग बढ़ती है, ये सब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना। तो उल्टा लिख दिया इन्होंने, समझे, इसलिए बी भी गलत है। और डी की बात करें तो कह रहा है कि ट्रेंड कंपोनेंट ऑलवेज शो इक्वल इंक्रीज और डिक्रीज ओवर कंसिस्टेंट टाइम पीरियड। तो दोस्तों देखिए, ट्रेंड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, लेकिन ग्रोथ या डिक्लाइन का रेट वेरी करता है। हर साल 10% ग्रोथ ये जरूरी नहीं है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे दूं ताकि आपको जो है याद रहे ये जो ट्रेंड वाले। यदि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोलता हूं ट्रेंड के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेंड फर्स्ट। ट्रेंड, ठीक है। तो ट्रेंड में जैसे मान लीजिए कि जीडीपी का ग्रेजुअल इंक्रीज होना, राइट। सो जीडीपी ग्रेजुअल इंक्रीज ये क्या है? बेसिकली ये एक तरह का ट्रेंड ही तो है, राइट। उसके बाद जैसे साइक्लिकल का, मैं आपको साइक्लिकल का एग्जांपल देता हूँ। सो इफ यू टॉक अबाउट द साइक्लिकल, तो साइक्लिकल का बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे आपका रिसेशन, बिजनेस साइकिल आपने पढ़ा है ना, तो ये जो बिजनेस साइकिल है ये साइक्लिकल का बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि हम सीजनल का एग्जांपल दे देते हैं। तो सीजनल में क्या हो सकता है बताइए? तो सीजनल में जैसे मान लीजिए कि आपको दिवाली का सेल हो गया, समर का टूरिज्म हो गया, फिर इरेगुलर पैटर्न हो गए, फ्लड, अर्थक्वेक, ठीक है, पैंडेमिक। तो ये सब से क्या हो गए? सीजनल हो गए, ठीक है। तो याद रखना है ये सभी पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये ना डिसीजनलाइजेशन में बहुत अच्छा सवाल आता है, इसको जरा देखिए क्या सवाल कर रहा है। तो दोस्तों देखिए क्या है कि एक फैशन स्टोर की क्वार्टरली सेल डेटा दी गई है, ठीक है। क्वार्टरली सेल डेटा आपको फैशन स्टोर की दी गई है और हमें कैलकुलेट करना है ईयर 3, यानी कि देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कैलकुलेट करने। तो 5 डेटा दी गई है, मॉडिफाइड मीन भी क्वार्टर का दिया हुआ है इन्होंने, ओके। और फिर क्या दिया हुआ है? हाँ, द सम ऑफ द मॉडिफाइड मीन दिया हुआ है, सिंगल इंडिसेस भी इन्होंने दे रखा है। व्हाट इज द डिसेंट्रलाइज सेल फॉर ईयर 3, ठीक है। हमें ईयर 3 क्वार्टर 2 का डिसेंट्रलाइज वैल्यू निकालना है, जब एक्चुअल सेल थी 24 और सीजनल इंडेक्स जो इन्होंने दे रखा है, सीजनल इंडेक्स देखिए ना इन्होंने निकाल के दे दिया है। एक्चुअली में हमें दिया नहीं रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है तो फिर ठीक है, इसको यूज कर लेंगे। तो आपको एक फैशन स्टोर की क्वार्टरली सेल्स की डेटा दी गई है, हमें कैलकुलेट करना है ईयर 3 क्वार्टर 2 का डिसेजनलाइज सेल, जब एक्चुअल सेल थी 24, सीजनल इंडेक्स है 29। देखिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा। देखिए है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल, लेकिन आपको ये सब नहीं दिया रहेगा एग्जामिनेशन में। ये तो मैंने कैलकुलेट करके आपको दे दिया है, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनेशन में नहीं दिया रहेगा। कैसे कैलकुलेशन होता है मैं बता देता हूँ। देखिए डिसेजनलाइज सेल का मतलब ये समझिए, यह बताता है कि अगर सीजन का इफेक्ट ना होता तो असली सेल कितनी होती। यदि मान लीजिए कि सीजन का इफेक्ट नहीं होता तो सेल कितनी होती, ये बताता है ये। और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला मैं आपको लिख ही देता हूँ यहाँ पे, डिसेजनलाइज सेल का फॉर्मूला, लेट मी राइट इट डाउन, ओके। सो DS यानी डिसेजनलाइज सेल का जो फॉर्मूला होता है, उसके लिए नोमिनेटर में क्या करते हैं, एक्चुअल सेल लिखते हैं, एक्चुअल आपका कितना सेल हुआ। और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में हम लोग लिखते हैं सीजनल इंडेक्स, और इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये फॉर्मूला है, एक्चुअल सेल अपॉन सीजनल इंडेक्स इनटू 100। बस आपको ये ध्यान रखना है। अब आप ये बताइए दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअल सेल कितना हुआ है इनका,
इनका एक्चुअल सेल हुआ है 24, और सिंगल इंडेक्स कितना है क्वार्टर 2 का 129.9 इंटू 100, ठीक है। तो बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए ना, तो आपको कितना मिलेगा 18.47 मिलेगा, 18.47। अब एक बार आप ये भी देख लीजिए कि सिंगल इंडेक्स कैसे निकाला है इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया है कि प्रत्येक क्वार्टर का मॉडिफाइड मीन निकाला है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 का, फिर सम निकाला है और फिर एडजस्टिंग फैक्टर निकाला है, उसके बेसिस पे निकाला। तो आपको उतना नहीं करना है क्योंकि इसको कैलकुलेट करने में ही आपको आधा घंटा लग जाएगा, उतना लंबा सवाल नहीं रहेगा। आपको इन्होंने ये दे रखेंगे कि एक्चुअल सेल इतना है, सिंगल इंडेक्स इतना है, तो बता दो हमें डिसेंट्रलाइज है। आपको बस फॉर्मूला बताना चाहिए, एक्चुअल सेल अपॉन सिंगल इंडेक्स इंटू 100, राइट। तो ये ध्यान रखना है। तो क्वार्टर 2 का सिंगल इंडेक्स कितना दे रखा है 129.2। इसका मतलब है नॉर्मली सेल इस क्वार्टर में ज़्यादा होती है। आप देखिए ना बाकी क्वार्टर से कंपेयर कीजिए, ज़्यादा सेल कहाँ हो रहा है, क्वार्टर 2 में हो रहा है, ठीक है। और तो हम एक्चुअल सेल को एडजस्ट करके रियल पिक्चर देख रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा देखिए, ये जो है प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड सवाल आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड सवाल, पहला सवाल आपके सामने है, कंसिडर अ रैंडम। तो एक फेयर कॉइन है, एक फेयर कॉइन को 3 बार उछाला गया, ठीक है। एक फेयर कॉइन को यहाँ देखिए लिखा है, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, एक फेयर कॉइन को कितना बार उछाला इन्होंने, 3 बार उछाला। अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, ठीक है। और फिर x जो है नंबर ऑफ हिट्स मान लीजिए, x को इन्होंने क्या करा है, नंबर ऑफ हिट्स जो आया है, ठीक है। और उसके पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट x एंड इट प्रोवाइडेड वैल्यू। अब देखिए ऑप्शन कर रहा है कि x एक कंटिन्यूस CRV है और पॉसिबल वैल्यू रेंज 0 से 3 में होगा। बी कर रहा है कि x DRV है यानी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकता है। सी कर रहा है कि x CRV है और 0, 1, 2, 3 हो सकता है। देखिए सबका मतलब है, यहाँ पे देखिए एक जो इन्होंने ब्रैकेट लिखा है, एक ये ब्रैकेट लिखा है, एक कर्ली ब्रैकेट लिखा है, दोनों में अंतर है, ठीक है, बिग ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। और डी कर रहा है कि x DRV। तो CRV DRV का कंसेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं, वो ये चेक कर रहा है, ये देखते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन वाइज यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए कर रहा है कि x एक CRV है। अब आप बताइए कंटिन्यूस और डिस्क्रीट का डिफरेंस आपको क्लियर है या नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉसिंग ही तो हो रहा है, राइट। यहाँ पे क्या हो रही है दोस्तों, टॉसिंग हो रही है, राइट। तो यदि हम x की बात करें तो ये ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि क्योंकि x कंटिन्यूस वेरिएबल तब होता है जब कोई वैल्यू भी पॉसिबल हो, ठीक है। ये जो CRV का बात है ना, ये CRV तब होता है जब कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो, राइट। जैसे कि हाइट, अब मान लीजिए कि हाइट, जैसे मान लीजिए कि हमने बोला 5.1, ठीक है, जैसे हमने बोला 5.11, हमने बोला 5.1111, तो कोई भी वैल्यू पॉसिबल है हो रहा है यहाँ पे, तब जाके जो है ये CRV होता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ होल नंबर है, होल ही नंबर पॉसिबल है ना। क्या बताइए, डेसिमल आ सकता है क्या, टॉस कीजिएगा तो होल नंबर आएगा खाली, तो होल नंबर पॉसिबल है। फिर तो बस बीच में 1.5 हिट तो नहीं आ जाएगा, समझे। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है गलत है, ठीक है, CRV नहीं हो सकता। डिस्क्रीट, हाँ ये सही बात है। जब आप 3 कॉस्ट ज्वाइन करेंगे ना तो मैक्सिमम 3 हेड आ सकता है, मिनिमम 0 हेड आ सकता है। तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, दैट्स इट, ठीक है। तो क्योंकि यह गिनी चुनी वैल्यूज है या डिस्क्रीट वेरिएबल है। सी का रहा है कंटिन्यूस, फिर से वही बात, कंटिन्यूस कहाँ से हो गया, ठीक है। अगर वैल्यू फिक्स्ड है 0, 1, 2, 3 तो कंटिन्यूस का तो सवाल ही नहीं है, राइट। कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कोई भी डिस्क्रीट कर रहा है लेकिन रेंज कर रहा है 0 to इन्फिनिटी, तो थोड़ा ट्रिकी है। डिस्क्रीट बोलना सही है लेकिन इन्फिनिटी रेंज, अरे भाई कॉइन सिर्फ 3 बार उछाला गया है, 4 या 5 हेड आएंगे, कैसे आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम 3 हेड आ सकता है। तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए डिस्क्रीट जो रैंडम वेरिएबल होता है उसका मतलब होता है कि जैसे मार्क्स हो गया आउट ऑफ 10 तो नंबर ऑफ किड्स हो गए, कॉइन टॉस का हेड हो गया, गिनी चुनी वैल्यू होती है, इसीलिए डिस्क्रीट कहा जाता है। CRV यानी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो होता है, जैसे वेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, इनफाइनाइट डेसिमल वैल्यू पॉसिबल है, तो वो CRV कहलाएगा। तो बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आइए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने एक CRV दे रखा है इन्होंने, जिसका PDF यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है। fx इज इक्वल टू 2x फॉर x लाइंग बिटवीन 0 to 1 और fx इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। तो x का वेरिएंस क्या होगा, बहुत अच्छा सवाल है। वेरिएंस निकालना सीखते हैं CRV का। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक्चुअली ये ऐसा है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। ये ऑप्शन नंबर ऐसा है 1/18, फिर B है हमारा 1/12, C है हमारा 1/6 और D है हमारा 1/9। गलती से ये टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए तो सबसे पहले तो आप इसको निकालिएगा तभी जब आपको फॉर्मूला पता हो। बिना फॉर्मूला का तो कुछ यहाँ पे संभव है ही नहीं। तो मैं आपको पहले फॉर्मूला रिकॉल करा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या है। आइए मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला है फर्स्ट। सो इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है।
इसका फॉर्मूला है वेरिएंस का, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अंडर ब्रैकेट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब आप EX क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, EX और EX स्क्वायर। क्या दो चीज़ें फाइंड करनी है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। पहले हमें क्या निकालना है, EX निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और फिर क्या निकालना है हमें निकालना है E ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, E ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब कैसे निकालेंगे इसको, आइए कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू फाइंड इट। तो अब देखिए, ये जो है ना CRV है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के जो एक्सपेक्टेड एक्स है ना, तो PDF हमें दिया हुआ है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड एक्स निकालने का, x इंटू एफ एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो लेकिन हमारा जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, देखिए रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक है, ठीक है। तो 0 से लेके 1 तक में जो है हमारा 2x लगेगा, 2x वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 0 से 1 तक में हम fx की जगह क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पे बेसिकली हमें 0 से 1 के लिए निकालना है, तो 0 से 1 के लिए fx की जगह 2x नहीं लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, और x इंटू 2x, ठीक है, और इंटू dx, ठीक है, इंटीग्रेशन है। x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर dx नहीं हो जाएगा, ठीक है। और 2x स्क्वायर dx को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है ना, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, तो x³ अपॉन 3 हो जाएगा, और इंटू 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और फिर जो है लोअर, अब लिमिट पुट कर दीजिए, पहले 0 लिखिए, फिर पहले 1 पुट कीजिए, तो 2 इंटू 1 अपॉन 3 और माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3, तो बेसिकली 2/3 तो मिलेगा। तो ये आपको EX मिल गया ना, एक्सपेक्टेड एक्स मिल गया ना 2/3, सिंपल से कैलकुलेशन है। अब दूसरा चीज़ क्या निकालना है आपको, EX स्क्वायर, ठीक है। EX स्क्वायर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, बस x की जगह x स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए x स्क्वायर लिख दिया ना हमने, x स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो बस फॉर्मूला यही हो गया, 0 to 1 x स्क्वायर इंटू 2x इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x³ dx हो जाएगा, ठीक है, अंटी इंटीग्रेशन। और x³ dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x टू द पावर 4/4, बस वही चीज़ यहाँ किया गया है। तो आपको यहाँ पे EX स्क्वायर मिल जाएगा 1/2, और वेरिएंस निकालने के लिए फिर से वापस फॉर्मूला इनपुट कर दीजिए, E ऑफ एक्स स्क्वायर आपको मिल गया 1/2, और EX का स्क्वायर यानी कि 2/3 का स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा 1/10। ये आपको क्या मिल गया, जिस पे यू गेट द वेरिएंस ऑफ एक्स VX। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। तो अगले सवाल में जो है फिर से DRV इन्होंने दे रखा है, आपको वेरिएंस निकालना है 4x - 5 का। तो अभी जो था पिछला क्वेश्चन वो CRV था, इसलिए हमने इंटीग्रेशन किया। अब DRV दिया हुआ है, यानी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये टेबल फॉर्मूला में दिया एक्स एफ एक्स दिया हुआ है, आपको वेरिएंस निकालना है 4x - 5 का क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले ना, पहला काम ये आप कर लीजिए कि E ऑफ एक्स, फॉर्मूला जो भी था वही लगेगा, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। E ऑफ एक्स निकाल लीजिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल लीजिए, और क्या कीजिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। आइए निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे बताइए ना, मीन आपने यार एक्सपेक्टेशन मीन ही होता है, कुछ नया चीज़ नहीं है। तो बस 1 × 0.3 प्लस 2 × 0.5 प्लस 3 × 0.2, ठीक है। तो जोड़ दीजिए ना, कितना आएगा, 1.9 नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मिलेगा। कैसे ना, आप बोलेंगे आया कहाँ से, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको गुना किया, इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया, बस जोड़ दिए। अच्छा, अब आप बोलेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं दोस्तों, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स का स्क्वायर निकाल लीजिए ना, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इंटू 0.3। अच्छा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 4 × 0.5 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, 9 × 0.2 सॉरी 0.2। तो इसको कैलकुलेट यदि करेंगे हम तो हमें वैल्यू मिलेगा 4.1। आप निकाल के देखिए, खुद से ट्राई कीजिए दोस्तों, जब तक ट्राई नहीं कीजिएगा तो कोई मतलब नहीं है वीडियो को देखने का। तो आपने EX स्क्वायर निकाल लिया और फिर E ऑफ एक्स निकाल लिया। अब सवाल है कि BX कैसे निकाले, पहले BX पे फोकस कीजिए, वेरिएंस ऑफ एक्स निकालिए। तो फॉर्मूला पता है ना वेरिएंस ऑफ एक्स का, एक्सपेक्टेशन ऑफ, जस्ट वेट अ मिनट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। बोलिएगा ना, याद हो जाएगा। पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना निकला है, 4.1। अच्छा, एक्सपेक्टेशन ऑफ हाँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना निकला है, 1.9 सॉरी 1.9, हाँ ठीक है, 1.9 का स्क्वायर। तो बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1.9 का स्क्वायर। सो हाउ मच यू विल गेट, सो दिस विल गिव यू 0.49।
अब आता है असली खेला। यहाँ तक तो सब आप अभी तक जो कर रहे थे वही है, बस पिछला क्वेश्चन था CRV था इसीलिए हमने इंटीग्रेशन किया, और यहाँ DRV है इसीलिए सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया है। वहाँ भी वही कर रहे थे ना, x इंटू एफ एक्स कर रहे थे, यहाँ भी तो वही x इंटू एफ एक्स कर रहे हैं, नथिंग दिस। अब देखिए एक कंसेप्ट है, देखिए मैं सब कंसेप्ट समझा देता हूँ। जब भी रैंडम वेरिएबल x को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने लिख दिया ax प्लस बी, ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, ax प्लस बी लिख दिया, तो याद रखिएगा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वेरिएंस ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस x। ये आपको याद रखना है। मतलब ये जो b का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो a है ना वो बाहर आ जाएगा, a के बाहर आ जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा इंटू वेरिएंस ऑफ x। याद रखिएगा कांस्टेंट b का कोई इफेक्ट नहीं होता वेरिएंस पे, कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो x का कोएफिशिएंट है a वो बाहर आके स्क्वायर हो जाता है। बस ये वर्ड याद रखिए, हमेशा दिमाग में छप जाएगा। तो अब आपको ये याद रह गया, अब आप यही तो निकालना है। तो अब a को क्या है हमारा, क्वेश्चन पे वापस आ जाइए, 4x माइनस 5 है ना, ठीक है। मैं यहाँ पे तो यहाँ पे लिख देता हूँ v ऑफ 4x माइनस 5 को लिख सकते हैं हम। a क्या है हमारा 4 है, तो 4 बाहर आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 इंटू वेरिएंस ऑफ x। b से कोई मतलब ही नहीं है, 5 रहे 6 रहे नथिंग एल्स। तो 16 टाइम्स vx, और v कितना निकाला है हमने 0.49, तो 16 टाइम्स 0.49 कितना मिल जाएगा 7.84। लगभग आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, समझे। तो ये ध्यान रखना है। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से, हमने इस क्वेश्चन से ये सीखा, एक बार रिकैप कर लीजिए कि सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकाला जाता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू यदि DRV का निकालना है तो ये फॉर्मूला याद रखिए, x इंटू एफ एक्स का समेशन। फिर हमने ये सीखा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो अच्छा वो तो आप ऐसे यही है, बस एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स कर दीजिए। फिर हमने ये सीखा कि वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे वेरिएंस निकाला जाता है। वेरिएंस आपने निकाल लिया, फिर हमने ये सीखा कि वेरिएंस ऑफ ax प्लस बी यदि निकालना हो तो इसको लिख दीजिएगा a स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ x। बस दोस्तों ये आधा सेट है, और भी आधा सेट है। यदि आप चाहते हैं कि मैं बाकी क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करूं इस तरह से, तो प्लीज़ आप कमेंट में यस लिखिए। यदि लोगों का यस ज़्यादा आएगा तो फिर मैं इसका पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, और यदि इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं PDF के माध्यम